कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया है फाइनल, तो उस मैटर को माननीय सदस्य भी हाउस में नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो जांच का विषय है, जांच में है। तो सुरेंद्र यादव जी रिपोर्ट पेश करेंगे कि 80,000 भ्रष्टाचार में चला गया कि चारा घोटाला में चला गया, तो हम लोग इसको कबूल करेंगे। ठीक बहुत चलिए देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष और हमारे सबसे वरिष्ठ अनुभवी लोग बोलते हैं तो सुनिए कि क्या कह रहे हैं। सीखने की चीज है, समझने की चीज है। बोलिए नेता प्रतिपक्ष। एकदम सीखने की चीज है, सब कुछ है, जानना चाहिए। अब हम तो चाहेंगे कि जब भी डिबेट चल रहा होता है महोदय, जब वाद विवाद चल रहा हो, तो जो भी स्पीकर्स, जिनको सभी दल के लोगों को मौका मिलता है, जो उनके प्रश्न हैं, जो उनकी चिंताएं हैं, वो मंत्री जी को दूर करना चाहिए। लेकिन मंत्री जी क्या लाते हैं? अधिकारी का पढ़ा हुआ रिपोर्ट, लिखा हुआ रिपोर्ट ऊपर देंगे, गड़गड़ खत्म हो जाता है। अरे भैया, हमारी चिंता दूर कीजिए ना, तब ना पॉजिटिव एक डिबेट होगा, तब ना उसका फायदा होगा इसका। अब कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, यानी भाग खड़े होते हैं लोग। एक मिनट नेता प्रतिपक्ष, आपने बहुत अच्छी चीज उठाया कि मंत्री जी अब रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं। 17वीं विधानसभा में सरकार के जवाब पढ़ने का अवसर अब कम गया। अब हमारे माननीय सदस्य जवाब पढ़ते हैं, उसमें पूरक बना के मंत्री जी को जवाब अब देना पड़ता है। बदल गई है मौसम। बोलिए। अब महोदय, हम लोग तो आपके बात को हमेशा पालन करते ही हैं, करेंगे। बोलिए। लेकिन विषय जो है इस पे आना चाहिए। ठीक। आज हम डेटा लाएं, आंकड़े जो है वो सदन को पता होना चाहिए, वाकई वास्तविकता क्या है। अगर हम कोई झूठ बोल रहे हो, आंकड़े गलत हो, तो मंत्री जी अपने वक्तव्य में, सरकार अपने वक्तव्य में जो है वो अपना हटा सकती है। अब बिहार विधानसभा में बजट के दौरान वित्त मंत्री तारकिशोर जी ने कहा कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 50,555 रुपए है। कितना? 50,555 रुपए, जबकि भारत का लगभग 86,659 रुपए। अब मंत्री जी के अनुसार बिहार जो है भारत से अच्छा काम कर रहा है। अब हमको ये कल्पना के पड़े है, जब बिहार का ही पर कैपिटा इनकम 50,000 है और भारत का 86,000 है, तो बिहार भारत से कैसे अच्छा काम कर रहा है? लेकिन इनके अनुसार जो है बिहार अच्छा काम कर रहा है। अब ये बातें भ्रमित करने वाली है महोदय, क्योंकि बिहार पहले भी प्रति व्यक्ति आय रैंक में 33वां था और अभी भी 33वें ही है। 33वां पर कैपिटा इनकम में। स्टेट जीडीपी में 14वें पर है और मानव विकास सूचकांक में 36वें स्थान पर है, अंतिम में। यह सच्चाई है, ये नीति आयोग पढ़ लीजिए ना, ये सच्चाई है। और वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि शहरीकरण का स्तर जो है 2011 में बिहार का 11.3% था, अब बढ़कर के 15.3 हो गया। ये बातें इन्होंने कही महोदय। अब हकीकत क्या है? 1981 की अगर हम बात करें, अरे छोड़िए, 2011 में 11% था, तो 1981 में शहरीकरण के आंकड़े देखें तो पाते हैं कि बिहार में उस समय 9.59 था, जबकि भारत का 22.89 था, यानी 22.89 था। तो आप समझिए, 2011 में जहां बिहार में शहरीकरण का आंकड़ा 11.29 था, वहीं भारत का 31.16 है महोदय। 31.16। आज के दिन बिहार में शहरीकरण के दर 15.3 है, तो भारत का 35.4 है महोदय, 35.4। कितना पीछे हैं आप? और आप कह रहे हैं कि जो है अच्छा काम कर रहे हैं। और अर्थ होता है कि शहरीकरण के मामले में बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य पूरे देश भर में, ये आंकड़े बताती है महोदय। अब आप देखिएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दर बिहार में 51.91 है, जो देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक है।
और आप बताते हैं कि विकास किया। 12वें में 2005 से 10, 13वें में 2010 से 15, 14वें में, 15वें में फाइनेंस कमीशन देखते हैं तो पाते हैं कि बिहार ऐसा दूसरा राज्य है जिसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन का पैसा मिला, रेवेन्यू कलेक्शन में सबसे ज्यादा मिला। और 12वें फाइनेंस कमीशन में 11%, 13वें में 10.9, 14वें में 9.6 और 15वें में 10.6 मिला। फिर भी बिहार जो है अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे पीछे क्यों है? जब सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन में दूसरे नंबर पे राज्य में था, तो सबसे फीसदी राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में हर एक सूचकांक में बिहार सबसे पीछे क्यों है? इसका तो जवाब देना चाहिए। अब प्रति व्यक्ति आय में 33वें स्थान पे, मानव सूचकांक एसडीआई में 36वें स्थान पे, जीडीपी में 14वें स्थान पे, बिहार में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में सिर्फ 9% है, वहीं फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन में केवल 4.3 है महोदय। ये सच्चाई है बिहार की। बिहार में क्रेडिट रेशियो डिपॉजिट सिर्फ 32% है, जबकि नेशनल एवरेज महोदय 75% है। टोटल बिहार की टोटल अर्निंग को देखें तो पता चलता है कि एक्सपेंडिचर का 78%, ये ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, टोटल एक्सपेंडिचर जो है 78% केंद्र से आता है, 78% केंद्र से आता है और 22% टैक्स कलेक्शन बिहार सरकार करती है, वो एक्सपेंडिचर में डालती है। तो बताइए 78% तो भारत सरकार से आ रहा है और 22% में अगर हिसाब किया जाए केवल 22% का, तो इसका 70% हिस्सा जीएसटी और पेट्रोल से आता है और 30% हिस्सा रजिस्ट्री और एक्स्ट्रा से आता है। यानी बिहार में जो हमको टैक्स मिलता है वो केवल जीएसटी, पेट्रोल डीजल का है और रजिस्ट्री से जो आता है पैसा वो आता है। अगर यहां इंडस्ट्री लगी होती तो हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ता कि नहीं बढ़ता? क्यों नहीं बढ़ता? क्या है बिहार में? कुछ नहीं है, कोई इंडस्ट्री, कोई कारखाना नहीं, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं और 22%। और सोचिए खर्च कितना होता है तो हम बता ही दिए, उसमें से भी तो मिलता क्या है लोगों को? कहां जा रहा है पैसा और किस बात का आप लोग जो है पीठ थपथपा रहे हैं? वही बिहार का कमिटेड एक्सपेंडिचर, सैलरी, पेंशन, देखिएगा इंटरेस्टिंग डाटा है। सैलरी में, पेंशन में इंटरेस्ट 34% है। कितना? 34%। वहीं बिहार का अर्निंग केवल 22% है। ना लोग को पेंशन मिल रहा है, ना लोगों को सैलरी मिल रहा है, ना कुछ हो रहा। ये सच्चाई आंकड़ा है महोदय। मतलब पिछले 17 सालों का औसत देखें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे फाइनेंस कमीशन ने 28% शेयर दिया, तब भी जाकर के हाल है। और हम लोगों के जमाने में तो भैया सौतेला व्यवहार होता था, लोग सब लोग जान रहे हैं। लेकिन 28%, इसके बावजूद भी महोदय बिहार की हालत, ना पढ़ाई, ना दवाई, ना सिंचाई, ना कमाई, ना सुनवाई, ना सरकारी, सब कुछ बंद है, होती चली जा रही है। सीएजी का रिपोर्ट देखे, विभिन्न विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है महोदय। यही है, लेकिन कार्रवाई या सुनवाई कहीं नहीं होती है महोदय। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है, उसको देखे तो पाते हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी जी के सरकार के कार्यकाल में बिहार स्थान 32वां था और आज 2022 में वो 33वां है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उस समय जो है कार्यकाल में क्या क्या, 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 2 बार तो राष्ट्रपति शासन लगा, तब ये स्थिति है महोदय। आज 33वें पे, पहले थे हम लोग 32वें पे। कितना सब लोग जान रहे कितना सौतेला व्यवहार हुआ। उस समय फाइनेंस कमीशन भी इतना हम लोगों को पैसा नहीं देती थी। स्पेशल पैकेज की बात करें या हर एक योजना जो है, जो अधिकार भी था वो भी कटता रहा था महोदय। तब भी राबड़ी देवी जी की सरकार, और उस समय कई राज्य, मतलब बिहार और झारखंड एक था शुरुआती दौर में, क्षेत्रफल भी बड़ा था और पॉपुलेशन भी बड़ा था, तो आप समझ सकते हैं महोदय। तो इसलिए तब भी सरकार में लगभग 5% का विकास दर था महोदय। राबड़ी देवी जी के समय में 5% का जो विकास दर था, उस समय भारत का जो जीडीपी था महोदय वो 6.5 था।
तब भी हम इतने करीब रहते थे। और आज देख लीजिए कितना का गैप है, जो हमने पहले आपको डाटा में बताया, कितना बड़ा गैप होता जा रहा है महोदय। तो महोदय, सौतेला व्यवहार इससे भी पता चलता है कि सेंट्रल टैक्सेशन का शेयर राबड़ी जी के कार्यकाल में कम दिया गया, जबकि बिहार में लगभग आधा दर्जन से अधिक केंद्र मंत्री थे उस समय, आधा दर्जन से भी ज्यादा उस समय केंद्र मंत्री बिहार के थे महोदय। अब थोड़ा उसको हम डिफाइन अगर करें तो आंध्र प्रदेश को 3507 करोड़ 98 और 2000 में मिला, वहीं बिहार को केवल 306 करोड़ रुपए मिला। यह हकीकत है। 2000 से 2003 आंध्र प्रदेश को 9790 करोड़ का सेंट्रल ग्रांट मिला, वहीं बिहार को 4047 करोड़ मिला। सोचिए 5000 करोड़ कोई और राज्य को ज्यादा मिल रहा। उस समय हम लोगों तो ग्रांट फंड जो था सेंट्रल का वो बहुत कम था, तब भी जो है जीडीपी में और 22वें स्थान पे थे। 2002-03 में आंध्र प्रदेश को नेट लोन में भी रुपए 6902 करोड़ रुपए मिला, वहीं बिहार को रुपए 2849 करोड़ मिला। पर कैपिटा सेंट्रल असिस्टेंस में भी 2001 में आंध्र प्रदेश को 626 मिला, वहीं बिहार को रुपए 276 मिला। कितना बड़ा डिफरेंस होता था, कितना पक्षपात होता था उस समय। बिहार का बजट 2005 में, जो बजट का ही लोग आंकड़ा देते हैं कि हम पिछला साल 2018 था, इस बार देखो हम 237 कर दिए, ये इसका हम उत्तर देते हैं कि 2005 में बिहार का बजट 24,000 करोड़ था और भारत का 4,53,000 करोड़ रुपए था। आज 22 में बिहार का बजट 2,37,000 करोड़ है, वहीं भारत का 39,70,000 करोड़ रुपए है महोदय। राजद शासनकाल में 1990 से लेकर 2005 तक जो बजट में लगभग 8 गुना की बढ़ोतरी हुई और 2005 से 20 में भी 8 गुना का बढ़ोतरी हुआ, यानी उस समय भी 8 गुना का बढ़ोतरी हुआ, इस बार भी 8 गुना का बढ़ोतरी हुआ। यानी बजट जो है आप कह सकते हैं कि समय समय के साथ बढ़ता रहता है, उतना ही गुना बढ़ा। तो अपना पीठ थपथपाने का इनको कोई जरूरत नहीं है महोदय। अब बात करें अपने चेहरे से जो जाहिर हुआ छुपाए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर हुआ छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। महोदय, ये इंपॉर्टेंट बातें। अब डेवलपमेंट मॉडल की बात करें, मुख्यमंत्री जी का जो फ्लैगशिप योजना है, फ्लैगशिप योजना क्या क्या है? कृषि रोड मैप, 7 निश्चय, जल जीवन हरियाली, ये महोदय बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार सरकार के लिए योजना है, उसको फ्लैगशिप योजना कहते हैं। अब व्यवस्था इतनी, और ये जितनी योजनाएं चल रही है महोदय, इसमें देखिएगा एक मंत्रालय की जवाबदेही नहीं है, ना किसी पे जिम्मेवारी है, भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं होता है, काम पूरा नहीं होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? तो हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि भारत ने और कई एक राज्यों ने प्रिस्मैटिक मॉडल छोड़ दिया है। प्रिस्मैटिक मॉडल क्या होता है कि जहां 15 डिपार्टमेंट को जोड़ लिए एक योजना को पूरा करने में। अब बताइए, जल जीवन, ये इनकी जो योजना 7 निश्चय, इसमें कितने डिपार्टमेंट लगे इकट्ठे? जल जीवन हरियाली में कितने डिपार्टमेंट लगे हैं? कृषि रोड में कितने लगे? किसी पे जवाबदेही है? किसी पे जिम्मेदारी है? सब उसको दोषी ठहराता है, उसको दोषी ठहराता है, उसको दोषी ठहराता है। यही काम चल रहा है। और केवल जो है टैक्स कलेक्शन हो रहा, टैक्स कलेक्शन हो रहा। आरसीपी जी, हाँ भाई, अब आप बात कीजिएगा। हम, अरे भाई, हम नाम लिए ही नहीं है। नाम क्या लिए? अरे भाई, रिजर्व कमीशन टैक्स, क्या बात कर रहे हैं? नाम हम क्या लिए? आज नाम नहीं लिए महोदय। कहाँ नाम लिए? आरसीपी टैक्स। आर का मतलब रिजर्व, सी का मतलब कमीशन, और पी का मतलब प्रिविलेज।
रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स। अरे बैठिए, अरे बैठिए ना, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अब हम तो नहीं कहते भाई कि 15 दिन में 100 करोड़ रुपया मेरे पार्टी में आ गया। हाँ, 15 दिन में 100 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है वो तो हम तय नहीं करते। अच्छा चलिए बैठिए ना, बैठिए बैठिए। हाँ, मंत्री बन जाइएगा, बैठिए। तो महोदय, प्रिस्मैटिक मॉडल जिसको हमने इस सदन में समझाया कि प्रिस्मैटिक मॉडल जहां बहुत लोग को ले गया, एक को नोडल डिपार्टमेंट बना दिया, पल्ला जा रहा, ऊपल्ला जा रहा, ऊपल्ला जा रहा है। अब पूरे देश में और कई राज्यों में महोदय डिफ्रैक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है। डिफ्रैक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जहां एक दो विभाग को जिम्मेदारी होगी, उनको ही काम पूरा करना है, उनकी ही जिम्मेदारी तय होगी, उनकी ही जवाबदेही होगी, तब काम होता है। जब पूरे देश ने, कई राज्यों ने छोड़ दिया, तो आप जो है प्रीमास्टिक उसके तहत जो है आप क्यों काम कर रहे हैं भाई? तो ये छोड़ देना चाहिए। इसी वजह से महोदय पारदर्शिता नहीं होती है, कहीं पारदर्शिता नहीं होती, लोगों का कंफ्यूजन होता है। विधायक लोग सवाल पूछता है तो बोलता है उधर ट्रांसफर हो गया, उधर ट्रांसफर हो गया। होता है कि नहीं होता? लोगों को दिक्कत होता। तो महोदय ये सारा चीज जो है, ये 80-80 घोटाले ऐसे थोड़ी ना हुए जहां छुपा हुआ, इसलिए ये जानना जरूरी है। इसलिए मेरा सलाह है कि यहाँ डिफ्रैक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अपनाना चाहिए महोदय। और अच्छा सुनिए, आप शांति रखिए, न बीच में टोका टोकी उचित नहीं है। अरे बैठिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक आते आते अब दोनों व्यक्ति आपस में मत टोका टोकी करिए, शांति। महोदय, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। सुनिए शांति से, कितना। हाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा होगा। तो महोदय, ये इनका प्रिस्मैटिक मॉडल जो है इसको छोड़ देना चाहिए, और हमने कहा डिफ्रैक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इसको अपनाने की जरूरत है महोदय। अब बात करेंगे हम एजुकेशन की। तो कल मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे, अरे हमको तो पता ही नहीं कि बिहार का लोग इतना यूक्रेन में है। बताइए राजू, इसके लिए कुछ करना चाहिए। कितना साल हो गया, आप तो अंतिम पड़ाव पे हैं। राजनीति में पड़ाव नहीं होता है, मतलब देखा जाए शुरुआती। आपसे ज्यादा अनुभवी कोई नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल, ये हम अपनी बात नहीं, जो जनता कह रही वही कह रहे हैं। जो जनता कह रही है वही हम कह रहे हैं। राजनीति में पड़ाव नहीं होता है, अंतिम दिन तक राजनीति के लिए सब अध्यक्ष महोदय, बिहार चुनाव में तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था मेरा अंतिम है रैली। हमने नहीं कहा, हम तो। अब आपके प्रश्न के जवाब तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी देंगे। 3 शेर हुआ है, वो भी तैयारी कसकर की है। ठीक है, अच्छा अध्यक्ष महोदय, जवाब दे, मजबूती के साथ दे, हमको अच्छा लगेगा। आप शांति से सुनिए, फिर एक शेर सुना देंगे ये। महोदय, तो कल बयान आप भी थे ही, तो आपने सुना होगा भाई इतना लोग बिहार का बाहर जा रहा है पढ़ने, एक और देश बताएं वहां भी लोग जा रहा है पढ़ने, है ना। अब आप बताइए, जाए क्यों ना, बिहार से बाहर जाए क्यों ना, और सरकारी स्कूल में क्यों पढ़े? सरकारी स्कूल में क्यों पढ़े? कितना सरकारी स्कूल में लोग पढ़ रहा है? सब तो प्राइवेट ज्यादातर जा रहा है। क्यों, आप बताते हैं। यहाँ बहुत लोग सरकारी स्कूल में प्रोडक्ट बैठे हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हम एक मिनट, बात आज बोलिए, आप बोलते जाइए, बोलिए। अरे भाई, आज सुनिए, इनका पूरी बात सुनिएगा तब ना। अध्यक्ष महोदय देखिए, अब आप समीर जी, अब आप काहे बोलने लगे? ये सदन केवल सच बोलने के लिए होना चाहिए, जनता के मुसीबतों को दूर करने के लिए होना चाहिए, ना कि टीटीएम करने के लिए होना चाहिए।
अब कुछ लोग ताबड़तोड़ तेल मालिश करते रहे तो हम क्या कर सकते हैं, जनता आकलन करेगी। लेकिन महोदय अब आंकड़े देखिए, बिहार में 18 से 23 वर्ष में लगभग 1.25 करोड़ युवा हैं, यानी सबसे ज्यादा भारत में युवा हैं, जिसमें से बिहार में मात्र 1,78,831 स्टूडेंट ही एनरोल्ड है। इसका मतलब यह है कि 1,23,21,167 युवा उच्च शिक्षा से दूर है मोदी, यानी 1,23,00,000 से भी ज्यादा जो है वो शिक्षा से दूर है या फिर अन्य प्रदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं। ये सच्चाई है। ब्रेन ड्रेन के साथ साथ मनी भी ड्रेन होता है, यानी खर्चा भी बाहर हो रहा है, बिहार का पैसा बाहर जा रहा है, वहां खर्च हो रहा है। ब्रेन ड्रेन, मनी ड्रेन सब हो रहा है, वहां पढ़ाई भी वहीं, बाहर लोग बस भी जा रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा हुई है। अब क्यों? क्योंकि स्कूल में छात्र ड्रॉप आउट रेट जो है देश में सबसे ज्यादा, अगर सर्वाधिक अगर ड्रॉप आउट रेट है तो वो बिहार में है। पूरा नहीं पढ़ा। गुणवत्ता शिक्षा में टॉप 20 में से बिहार का 19वें नंबर पे। आप बताइए, एक भी ग्रेजुएशन समय पे पूरा होता है? किसी छात्र का समय पे कोर्स चलता है? किसी का नहीं चलता। क्या है कॉलेज की क्या व्यवस्था? क्या हमारा स्तर उस लायक है? कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है? अब तो टीचर को बोला जा रहा है जाइए दारू वाले को पकड़ के लाइए। अपने गलती कर रहे हैं और अपने अफसोस जता रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, जा रहा है। अच्छा लगा कि आज पता चला कि बाहर जा रहे हैं। उनको तो ये भी बता दें आपके माध्यम से महोदय कि हर बिहार का दूसरा परिवार पलायन कर रहा है, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार के लिए। क्या हालत बनी हुई है, क्या बिहार चला रहे हैं। हम कोई गलत नहीं ना कहें कि भाई आप थके हुए हैं, अब ऊब चुके हैं, अब ऊबे भी क्यों ना कि सहयोग। अब बीच में सही बात है, सही बात है, ये उचित नहीं, ये बोल रहे हैं। अब सही बात है, उबना ही चाहिए। तो आप सपोर्ट चाहते हैं क्या? आप नेता प्रतिपक्ष सपोर्ट चाहते हैं? सहयोगी का काम होता है सहयोग करना। तो फिर सहयोग करने लगेगा तो आप बोल नहीं पाइएगा, इतना हल्ला करेगा सब ना। ठीक है, अब हो सकता है ना भाई कि कोई ऐसा शर्त हो कि खाली बोले कि हमको मुख्यमंत्री रहने दीजिए, आप ही चलाइए पीछे से। रिमोट वाला भी होता है ना, तो हम तो कुछ नहीं कर। तो महोदय अनुभवी वही बिहार में सबसे ज्यादा 70%, वहीं बिहार में सबसे ज्यादा 70% बच्चों का पहली से 10वीं कक्षा के बीच ड्रॉप आउट रेट है। पहली से 10वीं कक्षा तक 70% ड्रॉप आउट रेट है महोदय। ASER रिपोर्ट 2017-18 देखिए तो पता चलता है कि बिहार में 90% स्कूल में कंप्यूटर लैब है ही नहीं। अब 90% कंप्यूटर लैब, 90% स्कूलों में कंप्यूटर लैब नहीं है। 30% लाइब्रेरी में 30% लाइब्रेरी है ही नहीं। 60% स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है। 45% स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है। बिहार में के लगभग स्कूलों में 3.5 लाख शिक्षक के पद खाली हैं। और हमने आपको बताया महोदय इस सीएजी की रिपोर्ट में कि कितना शिक्षा विभाग में बचत है, पैसा बचा हुआ है। तो क्यों नहीं भाई आप पद देते हैं, समय पे सैलरी देते हैं, समय पे पेंशन देते हैं, ये तो बताना चाहिए। राष्ट्रीय औसत के मुताबिक टीचर स्टूडेंट रेशियो 1.27 है, वहीं बिहार में सबसे ज्यादा 1.55, 1.55। समझ जाइए महोदय ये सारी बात। उर्दू शिक्षकों और मदरसों की हालत सामान्य स्कूल की तुलना में बहुत खराब है महोदय। क्राई मतलब चाइल्ड राइट एंड यू रिपोर्ट और सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी CBJA से पता चलता है कि भारत में अन्य राज्यों के तुलना में स्कूली शिक्षा पर कैपिटा खर्च बिहार में सबसे ज्यादा कम है। अब तरह का कोई परीक्षा होता है तो पेपर लीक कर जाता है। कोई एक एग्जाम बता दीजिए, कोई एक परीक्षा बता दीजिए जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, पैसा है विभाग पे, तो आप परमानेंट नौकरी क्यों नहीं देते हैं भाई?
आप कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर क्यों रखे हो अगर बजट का आप खर्च नहीं कर पा रहे तो? 5 साल साथ में तो ग्रेजुएशन होता है, सबको पता है। मतलब नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। ये सच्चाई है महोदय। आप देखिए फेलियर जो है इनका होगा बिहार स्टार्टअप की नीति अंतर्गत युवाओं में उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ के वेंचर कैपिटल का प्रावधान किया गया। जो स्टार्टअप योजना है उसके लिए 500 करोड़ के लिए वेंचर कैपिटल खड़ा किया गया। वहीं 2018 में अगर देखा जाए तो इतना जटिल प्रक्रिया है इसका कि 5000 आवेदन में से मात्र 60 को ही मिला स्टार्टअप योजना। कैसे आप चला पाइएगा? एक रिपोर्ट के अनुसार देश में किसानों की सबसे कम आय है। किसान सबसे ज्यादा किसान, तो हम पेपर का कटिंग भी आपको पढ़ के बताएं, जांच एजेंसियां बता रही है। औसत हर भारतीय किसान परिवार, आप किसानों का औसत देखिए आय का, भारतीय किसान परिवार 77,124 रुपए सालाना कमाता है। वहीं बिहार में ये आय देश में सबसे कम है, महज 42,000 रुपए, यानी मात्र 6,223 रुपए प्रति माह किसान का परिवार कमा रहा है। आप बताइए, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज्यादा हो जाती है। बार बार बोलना उचित नहीं। किसानों के आय का तो छोड़िए महोदय, खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, इतना महंगा हो चुका है, किसान तबाह हो रहा है। क्या सरकार कर रही है महोदय? नीति आयोग में एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुयामी गरीबी सूचकांक, समझ लीजिए, सुन लीजिए, बहुयामी गरीबी सूचकांक में बिहार देश के सबसे गरीब राज्य में है। बिहार में 52% आबादी गरीब है। गरीबी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेंस इत्यादि मानकों में बिहार सबसे नीचे। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 38 में से 22 जिलों में 50% से भी कम गरीब लोग हैं और 11 जिलों में तो 61% से भी ज्यादा गरीब लोग हैं महोदय। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता स्तर को बताने वाले फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स, न्यूमरेसी इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे। साक्षरता वाले में जो उम्र है महोदय अनुसार 10 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे बिहार का कम है। महिलाओं का शोषण और कुपोषण बिहार में चरम पर है महोदय। आप ये बात से सहमत होंगे? ये हमारा नहीं, सारे आयोगों का, एजेंसियों का रिपोर्ट है। महिलाओं की बात करते हैं लेकिन महिलाओं का शोषण और कुपोषण में बिहार चरम पर है। क्या कहना है इस पे? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन रिपोर्ट के अनुसार, हम बता भी रहे कौन एजेंसियां कर रही है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन रिपोर्ट के अनुसार 70% महिलाएं 15 से 49 वर्ष ग्रुप में कुपोषित है महोदय। बताइए क्या स्थिति है? देश में सबसे अधिक महंगी बिजली है, देश में सबसे अधिक महंगी बिहार में बिजली है और मात्र 350 किलोवाट 350 किलोवाट पर कैपिटा बिजली कंजप्शन है, जो भारत में सबसे कम है, सबसे कम। यहां तक कि नागालैंड 356 किलोवाट, मणिपुर 371 किलोवाट और त्रिपुरा 514 किलोवाट बिजली पर कैपिटा कंजप्शन है महोदय। बिहार सबसे कम है। बताइए, नागालैंड, मणिपुर, ये सब राज्य जो हैं पूर्वी क्षेत्र की, वो आगे हैं, आपका कंजप्शन में इतना कम है। आखिर क्यों भाई ऐसा? ठीक इसी प्रकार हर घर नल योजना, कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के भट्ट चला गया। आप हम तो सुने कि एक सांसद महोदय कौन कौन क्या क्या बोलता रहता है भाई पार्लियामेंट में, देश के सबसे बड़े पंचायत में, कि 90% नल से पहुंच रहा है जल। मजाक क्या क्या कर क्या रहे हैं भाई? 90% पहुंच रहा है। तरह कलेजा पे हाथ रख के बोलिए तो, ईश्वर का शपथ खाइए तो, भगवान का कसम खाइए तो कि 90% आप लोग के क्षेत्र में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? कोई नहीं खा सकता। खड़े होकर के बताइए, कलेजा पे हाथ रख करके बताइए। कोई नहीं कसम खा सकता कि 90%। केवल भ्रष्टाचार, फ्लॉप हो गई योजना, फ्लॉप, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो इसलिए महोदय जो सच्चाई है उसको बोलना चाहिए। केवल गुलाबी किताब छाप में कुछ लिख देने से थोड़ी ना हो जाता।
अरे आंखों में आप लोगों के चश्मा लगा हुआ, जा करके जमीनी स्तर पे देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। तो महोदय, भूमिहीन जो दलित महादलित थे, सरकार ने वादा किया था कि 3 डेसिमल जमीन देगी, वो एक छलावा साबित हुआ। इससे मांझी जी इनकार नहीं कर सकते। बोलिए, सरकार ने बोला था कि नहीं बोला था 3 डेसिमल जो है दलित महादलित को जो है जमीन देगी? ये छलावा है कि नहीं है? मांझी जी सरकार के सहयोगी है, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि सच बोलते हैं, गरीबों के पक्ष में कभी कभी बोलते हैं, ये बताएंगे। तो महोदय, जिसके किरदार पर जिसके किरदार पे, हाँ सुन लीजिए, 5वां है, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए हैं यहां करने नसीहत हमको। तो महोदय, अब हेल्थ की भी अगर बात करें, समय आपके पास सीमित है। कितना है? 9 मिनट। 9 मिनट तो ठीक है, कोई नहीं, वो आप है तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं करिए, आप लोग सुनिए। ये शेर शायरी आप देते हैं क्या सुरेंद्र बाबू? महोदय, आजकल देखा जाता है कि कई घोटाले होते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों पे कोई कार्रवाई होती है, उसको रिटायर कर दिया जाता है। रिटायर करने के बाद फिर कहीं ना कहीं सलाहकार के रूप में उनको बड़े बड़े अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जाता है। आखिर क्यों एक्सटेंशन दिया जाता है भाई? क्या बात है? तो महोदय, ये नई परंपरा बनती जा रही है, इस पे मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री जी लोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन हेल्थ का भी बात करें तो हेल्थ में नीति आयोग में सबसे फिसड्डी राज्य पे, हर सूचकांक पे आपका आदेश होगा। तो 9 मिनट है, तो और भी कुछ बोलना, तो ये डेटा जो है हम चाहेंगे हेल्थ का, नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, इसको इंक्लूड कर लिया जाए, इसको पढ़ा हुआ माना जाए। अभी पढ़ी, बोलिए। अनएम्प्लॉयमेंट में मुख्यमंत्री जी आप बताइए, आपके भाषण में आपको नहीं लगा कि अनएम्प्लॉयमेंट पे, बेरोजगारी पे बोलना चाहिए? देश सबसे युवा देश है, सबसे युवा जो है बिहार है, और देश के बिहार जो हम आपको डाटा गिना कितनी बेरोजगारी, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट जो है बेरोजगार है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है सृजन नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं दे पा रहे। हम तो कहे थे, आकलन करके, ये सारे रिपोर्ट देख करके, पैसा भी है, सब कुछ था, हमने ये कहा था 10 लाख रोजगार हम देंगे अगर सरकार में आएंगे तो, सरकारी नौकरी देंगे, ये हमने बोला था। मुख्यमंत्री जी बोलते असंभव, कोई नहीं कर सकता। तो बीजेपी के लोगों ने कहा, वित्त मंत्री जी आई भारत की, उन्होंने कहा कि हम जो है 19 लाख रोजगार की व्यवस्था करवा देंगे। अरे भैया, वो भी सरकारी ने तो जान ही रहा, सबका कान तो है ही, लेकिन भाई कहां है 19 लाख? क्या रोड मैप है, क्या विजन है? लोग आते हैं, मेरिट वाले लोगों का परीक्षा होता है, उसको नहीं दाखिला मिलता है, सनी लियोनी पास कर जाती है, साउथ की एक्ट्रेस अनुपमा वो पास कर जाती है कई एग्जाम में। पता नहीं कैसे आपका एजेंसी सब काम कर रहा है भाई, क्यों नहीं? 2013 वाला अब तक लटका हुआ, एसटीटी वाला हो या और कोई हो, इंजीनियरिंग वाला हो, हर कोई, हर विभाग में लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। सारी व्यवस्था है, बजट का पैसा आप डिपार्टमेंट का खर्च नहीं कर पाते। अब आपको हम बताएं तो बिहार में अद्भुत है, जो जितना शिक्षित है वो उतना ही बेरोजगार है, जो जितना शिक्षित उतना ही बेरोजगार। ग्रेजुएट एंड अबव डिग्री धारक जो है, ग्रेजुएट के ऊपर या उससे ऊपर डिग्री लिए हुए 26%, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर जो है 20% लोग जो है बेरोजगार। आप बताइए, बिहार में 4 में से 3 युवा बेरोजगार है, बिहार में से 4 में से 3 युवा जो है वो बेरोजगार है, युवाओं को काम नहीं मिल रहा। यह एक भयावह स्थिति जो है महोदय पैदा होती जा रही है। विकास तभी संभव है जब रोजगार सृजन करने की दूरगामी नीति अपनाई गई। बजट में बताइए क्या दूरगामी नीति है भाई? कोई नीति नहीं, कोई विजन नहीं, कोई नयापन नहीं, कोई नया ब्लूप्रिंट नहीं। वहीं मजदूरी का योगदान जीडीपी में देखें तो पाते हैं कि लगभग 18% कृषि का,
18% उद्योग का और 64% योगदान सेवा क्षेत्र का। यह साबित करता है कि बिहार में विभिन्न श्रमिक योगदान और मजदूर के क्षेत्र में भारी अंतर है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमने पहले भी बताया महोदय 4.3 है बिहार में। महिलाओं जॉब मार्केट में, जो कि भारत के सबसे कम पार्टिसिपेशन में है महोदय। इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, शुगर मिल सब बंद, कुछ नहीं, चौपट, इसका कहीं जिक्र नहीं। इंडस्ट्री का नहीं जिक्र किया, आईटी पार्क का जिक्र नहीं किया, आईटी सेक्टर का जिक्र नहीं किया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का जिक्र नहीं किया। केला, मखाना, फॉक्सनट, मक्का कितना ज्यादा होता है, क्यों नहीं आप जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं? क्यों नहीं बंद पड़ी हुई चीन मिलें जो है वो खोलते हैं? क्यों नहीं एक इंडस्ट्री लगाते हैं? क्यों नहीं आप जो आईटी पार्क लगाते हैं, सेज लगाते हैं, SEZ क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं, क्या कर रहे हैं भाई? डिजिटल जमाने में रह रहे हैं कि खाली प्रधानमंत्री जी खाली कहते हैं कि लिपसिंग कीजिए, वीडियो बनाइए, लिपसिंग कीजिए। अच्छी बात है, उनकी बात होगी, वो अपना समझे होंगे, लेकिन बिहार में तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी लोकल और वोकल कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है, छोड़िए। अब बताइए, सबसे ज्यादा मैन पावर हमारे पास है, लेकिन उसका कोई उपयोग ही नहीं करता। कोई इनकार कर सकता है? कितना लोग मजदूरी के लिए बाहर जाता है कि नहीं जाता है? विदेश तक जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई उपयोग उसका है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? अब जब कोरोना काल में लोग फंसा था, क्या स्थिति बनी हुई थी परिवार पे? पैदल चल करके आए लोग, भूखे रहे, कितने लोग मर गए, क्या स्थिति बनी हुई थी? तो महोदय, पलायन हो रहा है, हर दूसरे घर के लोग काम के लिए दूसरे प्रदेशों जा रहे हैं, और ये डबल इंजन सरकार ने कमाल कर दिया। डबल इंजन सरकार ने कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब और अमीरों को मालामाल कर दिया। ये स्थिति है महोदय। अब महोदय, महंगाई पे भी हम लोगों को बोलना था कि हम एक पक्ष रखना चाहेंगे। 45 वर्षों बाद महंगाई सारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। तेल, डीजल, पेट्रोल, किराया, मसाला, फल, सब्जी, चीज सब टैक्स लगा दिया गया। गरीब मर रहा है। तो इस पे एक शायरी, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीनों की कमाई मांगे। महोदय, किसान बदहाल और कर्मचारी और मध्यम वर्ग पेंशन है, परेशान है। हमारी मांग है पूरी विपक्ष की, मजबूती के साथ हम इस सदन में रखना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को लागू होना चाहिए। ये हमारे घोषणा पत्र में भी था, पुरानी पेंशन को लागू करना चाहिए, हमारे घोषणा पत्र में भी था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपया करना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है महोदय। और महोदय, एक बस हम आपसे 3-4 मिनट, ज्यादा नहीं। अब अध्यक्ष महोदय के तो भाई पालन करते हैं ना, बाकी कोई और कुछ भी कहता हो मंत्री, हम लोग तो पालन करते हैं ना। तो महोदय, मैं अपनी आंख पर हकीकत का चश्मा चढ़ाकर देखता हूं। मैं अपनी आंख पर हकीकत का चश्मा चढ़ाकर देखता हूं। हुनर जितना है सारा आजमा कर देखता हूं। नजर उतना ही आता है, नजर उतना ही आता है कि जितना वो दिखाता है। मैं छोटा हूं, मगर हर बार कद अपना बढ़ाकर दिखाता हूं। महोदय, अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक कहानी, एक आध शेयर कर सकते हैं। अब शेयर हो गया, अब कहानी सुनिए, नहीं तो आप फिर समय दीजिएगा। कहानी सुनाइए, लेकिन समय पर अपना। तो कहानी 2 मिनट बचल है। हाँ ठीक है, अच्छा कोई नहीं। महोदय, कहानी है, इनका समय बर्बाद करना चाहते हैं आप। एक राज्य का राजा था, सुन लीजिए। एक राज्य का राजा था, वो राजा बना, पहले वो दूसरे राज्य में सेनापति था, छल कपट से दूसरे राज्य का वो राजा बन गया। अब थोड़ा बूढ़ा हो गया था, अब थका हुआ महसूस कर रहा था। उसका कोई वारिस नहीं था महोदय। उसका महोदय अब जो सहयोगी थे या सिपा सलाहकार थे या उसके कई सेनापति ऐसे थे जिससे बहुत परेशान और ऊब चुके थे।
तो एक दिन हुआ क्या कि राजा कहते हैं अपने खास 1 मिनट बचा है। एक कहानी खत्म हो जाएगा, कितना टाइम लगता। अपने एक दिन राजा जो है खास सिपा सलाहकार से बात करता है कि अब हम ऊब चुके हैं, अब हमसे संभल नहीं रहा है, अब एक काम करते हैं कि कुछ सहयोगी को बुला के, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी राजा का ताजपोशी कर दिया जाए, किसी सहयोगी में से बना दिया जाए। तो एक सिपा सलाहकार को खास को बताते, तो किसी सेनापति को जो है ये बात पता चल जाता है। वो सेनापति आता है राजा के पास कि ऐसा है, हमको बनाइए, हमको बनाइए, और ब्लैकमेल करने लगता है। उसका पुराना कोई गलती होगा उसको गिनाते हुए। तो राजा बड़ा परेशान हो जाता है। फिर बोलता है भाई हम किसी को मन में मानता है कि हम किसी को अब राजा नहीं बनाएंगे। तो एक उनके सहयोगी कमंडलधारी सहयोगी को बुलाते हैं राजा, और बोलते हैं भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति, ब्लैकमेल कर रहा है, अब राजा तो हमको बनना होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि तुम ही चलाओ राजपाट, हम खाली चेहरा दिखाने के लिए बनते, नहीं तो हमको ब्लैकमेल कर रहा है, अब तुम ही चलाओ राजपाट। तो अब आपका राजपाट चल, बस 2 मिनट, इतना तो हम सबको समझ दिए, तो कहानी खत्म हो जाए। तो इतने में महोदय राजपाट चलने लगता है। तो वो अपना आराम करता है, बुजुर्ग हो गया था, और जो कमंडलधारी जो उनके जो सहयोगी थे वो राजपाट चलाते हैं। तो भाई उनके राजपाट में उन्होंने अपने यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का शुरू कराया, प्रतिमाएं लगवाई, उन्होंने भंडारा लगवाना शुरू किया, और राज का कंगाल हो चुका था लगभग, तो कुछ बचा नहीं था। तो अब इतनी बुरी स्थिति होने लगी कि फिजूल खर्चा होने लगा। तो इतनी बुरी स्थिति हुई कि राज का खजाना खत्म होने के समाप्त है। तो राजा और सलाहकार सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि कुछ जो चीज है, संपत्ति जो है वो बेच दो, कुछ पूंजीपतियों को जो है उधार के लिए लगा दो। तो ये हुआ। फिर कुछ दिन बोला कि और चलाते रहो, भंडारा लगाते रहो, हलवा पूड़ी खिलाते रहो। तो एक बार जनता जो है परेशान हो गई, कृषि व्यवस्था चौपट हो गई, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, सब बर्बाद हो गया, कोई आय नहीं हो रहा, लोग पलायन कर रहे हैं। एक बार राजमहल में जाकर के लोग जो है घुस गए, अब बोले कि ऐसी राजा जो है अपना पद खाली करे। तो अब ये बात जो है राजा को जाकर के उसका सिपा सलाहकार बताते कि राजमहल में घुस गया भाई। अब राजमहल में तो राजा ने बोला कि भाई अब तो हम बुद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं, हमने एक कुटिया भी बना रखी है, तुम एक काम करो, कमंडलधारी जो है वो लेकर के अपना कमंडल लेकर के हिमालय पर्वत चले जाओ। अब जानेगा नया राजा और जानेगी प्रजा, हमको क्या लेना देना। तो महोदय ये वाकई में स्थिति जो है ये बिहार से मिलता जुलता है महोदय। चलिए तो महोदय आप शांत रहे। तो महोदय तो लगता ऐसे ही है कि भाई चल नहीं पा रहे, थक चुके हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है, कोई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, वो उसका नहीं मान रहा, वो उसका नहीं मान रहा, आपस में अपने ही दल के विधायक मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं। चलिए अब समाप्त करिए। तो लोग परेशान हो चुके। तो महोदय हम बस चाहेंगे कि भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, किसान, पलायन, आईटी सेक्टर, इंडस्ट्री, महंगाई, आखिर इतना हर शिक्षा, चिकित्सा, हर चीज में बिहार सरकार फिसड्डी है। और ये बजट का खाली रूप खाली देते जा रहे हैं कि इतना इतना है। जरा जिन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया है इस पे ये सटीक जवाब दे, जिन आंकड़ों को हम लोगों ने पूछा है उस पर ये जवाब दे। अब अधिकारी कुछ भी करते रहते हो, लेकिन अधिकारियों का क्या है, जो सच्चाई है वो सदन में बोले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।